इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। उनका जन्म एक ऐसे समय में हुआ था जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और स्वतंत्रता की लड़ाई अपने चरम पर थी। वो जवाहरलाल नेहरू की इकलौती संतान थीं, जो भारत की आजादी की लड़ाई में बहुत बड़े नेता थे। नेहरू जी का परिवार भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। इंदिरा अपने बचपन से ही अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई देखती आई थीं। उन्होंने अपने पिता और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को संघर्ष करते हुए देखा और इससे उनके मन में भी देशभक्ति की भावना जागृत हुई। उनका घर आनंद भवन राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था। यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम के कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे और यह स्थान भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। यहाँ भारत के भविष्य पर अनगिनत मीटिंग्स और चर्चाएं होती रहती थीं। इंदिरा ने इन चर्चाओं को नजदीक से देखा और समझा, जिससे उनके राजनीतिक विचारों का विकास हुआ। इंदिरा का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। उनके जीवन में राजनीति और स्वतंत्रता संग्राम का गहरा प्रभाव था, जिससे उनका बचपन अन्य बच्चों से काफी अलग था। आजादी की लड़ाई में परिवार की व्यस्तता के कारण उन्हें स्कूल कम ही जाना मिल पाता था, लेकिन उन्होंने अपनी शिक्षा को कभी भी नजरअंदाज नहीं किया। लेकिन उन्हें प्राइवेट ट्यूटर्स से और खुद पढ़ाई कर अच्छी शिक्षा मिली। उन्होंने घर पर ही विभिन्न विषयों का अध्ययन किया और अपने ज्ञान को बढ़ाया। उनके पिता नेहरू जी ने उनके विचारों को आकार देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। नेहरू जी ने उन्हें भारतीय संस्कृति, इतिहास और राजनीति की गहरी समझ दी। उन्होंने इंदिरा में देशभक्ति, सामाजिक न्याय और लोकतंत्र में विश्वास की भावना डाली। नेहरू जी के मार्गदर्शन में इंदिरा ने अपने विचारों को और भी मजबूत किया। बचपन के ये अनुभव इंदिरा पर गहरी छाप छोड़ गए। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के महत्व को समझा और अपने जीवन में इसे एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। इन्होंने उनके व्यक्तित्व को ढाला और उनके अंदर जनसेवा का जज्बा जगाया। इंदिरा ने अपने जीवन को देश और समाज की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उन्हें क्या पता था कि आगे चलकर वो भारत को उसके सबसे उथल-पुथल और परिवर्तनकारी दौर से गुजारेंगी। इंदिरा गांधी का जीवन और उनका संघर्ष भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। 1943 में भारत की आजादी के बाद देश ने एक नई दिशा में कदम रखा। इंदिरा गांधी का राजनीतिक सफर शुरू हुआ। उन्होंने अपने पिता जवाहरलाल नेहरू के साथ राजनीति की बारीकियां सीखीं। उन्होंने अपने पिता के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान उनकी निजी सहायक के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय राजनीति के विभिन्न पहलुओं को करीब से देखा। इस अनुभव ने उन्हें सरकार के कामकाज और नीति निर्माण की जटिलताओं की बहुमूल्य जानकारी दी। उन्होंने नीतियों के निर्माण और उनके कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1961 में लाल बहादुर शास्त्री जी के निधन के बाद इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी। इस पद को संभालने वाली वो पहली महिला थीं। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश को एक नई दिशा देने का संकल्प लिया। उनके शुरुआती साल राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक चुनौतियों से भरे थे। हालांकि वो जल्द ही एक मजबूत और निर्णायक नेता के रूप में उभरी। उन्होंने अपने नेतृत्व कौशल से देश को एकजुट किया और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इंदिरा के पहले कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटीं। इनमें 1961 का भारत पाकिस्तान युद्ध और उसके बाद ताशकंद समझौता शामिल था। इन कठिन समय के दौरान उनके नेतृत्व ने उन्हें भारतीय जनता का सम्मान दिलाया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में अपनी स्थिति मजबूत की और 1971 के आम चुनावों में बड़ी जीत हासिल की। इस जीत ने उन्हें भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। इंदिरा गांधी का दूसरा कार्यकाल कई बड़े आर्थिक और सामाजिक सुधारों से भरा रहा। उनके सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक 1961 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण था। कुछ शक्तिशाली व्यावसायिक परिवारों का नियंत्रण तोड़ने के उद्देश्य से उठाया गया यह कदम मिलीजुली प्रतिक्रियाओं से मिला। एक और महत्वपूर्ण पहल हरित क्रांति थी। 1960 के दशक के अंत में शुरू किया गया यह कार्यक्रम अधिक उपज देने वाले बीजों और आधुनिक खेती तकनीकों को अपनाकर कृषि उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से चलाया गया था। हरित क्रांति का भारत के कृषि क्षेत्र पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा।
इससे खाद्यान्न उत्पादन में काफी वृद्धि हुई और देश में भूखमरी कम करने में मदद मिली। ये सुधार हालांकि कई बार विवादास्पद रहे, लेकिन सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता के प्रति इंदिरा गांधी की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। 1971 इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल का एक महत्वपूर्ण वर्ष था। पूर्वी पाकिस्तान में संकट, जो पाकिस्तानी सेना द्वारा बंगाली राष्ट्रवादियों पर क्रूर कार्रवाई के कारण शुरू हुआ, जिससे बड़ी संख्या में शरणार्थी भारत आ गए। इंदिरा गांधी ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने बांग्लादेशी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्थन दिया और पाकिस्तान के कार्यों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय राय जुटाई। दिसंबर 1971 में यह स्थिति भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध में बदल गई। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने युद्ध में निर्णायक जीत हासिल की, जिससे बांग्लादेश आजाद हुआ। 1971 के युद्ध और बांग्लादेश के निर्माण ने विश्व स्तर पर इंदिरा गांधी की एक मजबूत और निर्णायक नेता की छवि को मजबूत किया। उनकी लोकप्रियता आसमान छू गई और उनके समर्थकों ने उन्हें युद्ध की देवी दुर्गा कहा। 1975 में भारत ने पोखरण, राजस्थान में अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। स्माइलिंग बुद्ध नाम के इस परीक्षण ने भारत को दुनिया का छठा परमाणु शक्ति संपन्न देश बना दिया। परमाणु परीक्षण करने का इंदिरा गांधी का फैसला कई कारकों से प्रेरित था। इनमें अस्थिर क्षेत्रीय माहौल में भारत की सुरक्षा बढ़ाने और एक प्रमुख शक्ति के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करने की इच्छा शामिल थी। परमाणु परीक्षण से अंतर्राष्ट्रीय निंदा हुई और भारत पर प्रतिबंध लग गए। हालांकि इसने राष्ट्रीय गौरव की भावना भी पैदा की और इंदिरा गांधी की एक ऐसे नेता के रूप में छवि मजबूत की जो राष्ट्रीय हित में कड़े फैसले लेने से नहीं हिचकिचाती। पोखरण परीक्षण की विरासत आज भी भारत की रणनीतिक सोच को प्रभावित करती है। 1975 और 1978 के बीच का समय भारत के इतिहास का एक काला अध्याय था। इस अवधि को आपातकाल के नाम से जाना जाता है, जब देश में लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हुआ और नागरिक स्वतंत्रताओं पर गंभीर प्रतिबंध लगाए गए। बढ़ते राजनीतिक विरोध और आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हुए देश में अस्थिरता और अव्यवस्था का माहौल था। महंगाई और बेरोजगारी ने आम जनता की मुश्किलें बढ़ा दी थीं। इंदिरा गांधी ने जून 1975 में आपातकाल की घोषणा की। उन्होंने इसे देश की सुरक्षा और स्थिरता के लिए आवश्यक बताया। आपातकाल में मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता शामिल थीं। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई, जिससे समाचार पत्र और मीडिया स्वतंत्र रूप से रिपोर्ट नहीं कर सके। सरकार की आलोचना करने वाले लेखों को हटा दिया गया और राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल दिया गया। हजारों लोगों को बिना मुकदमे के हिरासत में लिया गया, जिनमें प्रमुख विपक्षी नेता और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे। इंदिरा गांधी ने तर्क किया कि देश में व्यवस्था और अनुशासन बहाल करने के लिए ये कठोर उपाय जरूरी थे। उन्होंने इसे एक अस्थायी कदम बताया जो देश को स्थिरता की ओर ले जाएगा। हालांकि आपातकाल की व्यापक रूप से एक सत्तावादी अतिरेक के रूप में आलोचना की गई। लोगों ने इसे लोकतंत्र पर हमला और तानाशाही की शुरुआत के रूप में देखा। इसने लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया और न्यायपालिका, मीडिया और अन्य स्वतंत्र संस्थाओं की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया और भय और दमन का माहौल पैदा किया। लोग अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने से डरने लगे और समाज में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। आपातकाल की विरासत पर भारत में आज भी बहस जारी है। यह एक ऐसा मुद्दा है जो भारतीय राजनीति और समाज में गहरे विभाजन का कारण बना हुआ है। कुछ लोगों का तर्क है कि राजनीतिक अस्थिरता से निपटने के लिए यह एक जरूरी बुराई थी, जिसने देश को एकजुट और सुरक्षित रखा, जबकि दूसरों का मानना है कि यह एक गंभीर गलती थी जिसने भारत की लोकतांत्रिक साख को धूमिल किया। यह घटना आज भी भारतीय लोकतंत्र के लिए एक चेतावनी के रूप में खड़ी है। आज भी भारत को सालते हैं। 31 अक्टूबर 1984 को
नई दिल्ली में अपने आवास के बगीचे में इंदिरा गांधी की उनके ही अंगरक्षकों ने हत्या कर दी। ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए 2 सिख अंगरक्षकों सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने यह हत्या की थी। इंदिरा गांधी की हत्या से पूरे भारत और दुनिया में सदमा पहुंचा। उनकी मृत्यु ने भारतीय राजनीति में एक युग का अंत कर दिया। इंदिरा गांधी की हत्या भारत के लिए एक दुखद क्षति थी। इसने ऐसे समय में देश के नेतृत्व में एक शून्य पैदा कर दिया जब वह कई चुनौतियों से जूझ रहा था। सियासत आज भी भारत को प्रभावित करती है।